डियर स्टूडेंट, ये एलएलबी पार्ट 2 एंड 3-4 लेबर लॉ के क्लास है आज। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विवादों के निराकरण में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किन किन यंत्रों की व्यवस्था की गई है, उन सारे यंत्रों का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट मैशनरीज डज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए एक्ट में कौन कौन से मैशनरी दिए गए। तो इसमें 5 तरह की मैशनरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत दी गई है, जिनमें सबसे पहला है समझौता यंत्र, जिसे कि कॉन्सिलिएशन मैशनरी कहते हैं। दूसरा है न्यायाधिकरण यंत्र अर्थात एडजुडिकेशन मैशनरी। तीसरा जो यंत्र है एक्ट के अंतर्गत वो है जांच न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। चौथा जो यंत्र हमें समस्याओं के निराकरण के लिए एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं वो है पंच निर्णय यंत्र अर्थात आर्बिट्रेशन मैशनरी। और लास्ट है कष्ट निवारण प्राधिकारी की व्यवस्था, ये एक यंत्र के रूप में की गई है, जिसे कि ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी कहते हैं। तो इन सभी 5 यंत्रों के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझौता यंत्र कॉन्सिलिएशन मैशनरी। इसमें जो है फर्स्ट लेवल पर विवादों को निपटाने के लिए 3 प्रकार के प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन तीनों का हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। तो औद्योगिक विवाद को प्रथम स्तर पर ही निपटाने के लिए यह मैशनरी की व्यवस्था की गई है, जिसे कि कॉन्सिलिएशन मैशनरी या समझौता यंत्र कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के प्राधिकारी, सबसे पहला एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत कार्य समिति अर्थात वर्क्स कमेटी के अपॉइंटमेंट के नियोजन के बारे में व्यवस्था की गई है। तो कार्य समिति क्या होता है? कार्य समिति में नियोजक और कर्मकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि होते हैं और उनका मुख्य कर्तव्य होता है कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्दपूर्ण अर्थात अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए सारे उपायों की किन किन उपायों से वह बना रह सके, इसकी व्यवस्था वो करेंगे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके संपर्क में आने वाले जो भी मामले हैं उस पर टीका टिप्पणी भी करके उनके सार्वजनिक मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था करेंगे। चूँकि कार्य समिति में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर संख्या में होते हैं और उनकी टोटल संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। तो 10-10 प्रतिनिधि दोनों के हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि इसमें कोई भी समस्या का सुलझाने में यह कार्य समिति जो है सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमेशा टाई की स्थिति दोनों बराबर मतों में विभाजित हो जाते हैं। इसलिए किसी निर्णय पर पहुंचना जो है इस कार्य समिति के लिए बहुत ही रेयर केस में ही देखा गया है। दूसरे अधिकारी जो कॉन्सिलिएशन मैशनरी के अंतर्गत आते हैं, जिसे समझौता समाधान अधिकारी या कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कहते हैं, इसके बारे में प्रावधान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 4 में विस्तृत दिया गया है। तो इसकी नियुक्ति भी समुचित सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात
केंद्र के मामले में केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य के मामले में राज्य सरकार के द्वारा समझौता अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो उनके नियुक्ति का भी उद्देश्य मुख्य रूप से प्रमोटिंग द सेटलमेंट, अर्थात उनके बीच जो विवाद है उसको सुलझाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। और समझौता अधिकारी दोनों पक्षकारों में बीच बचाव करके और उनके विवादों को निराकरण के लिए व्यवस्था करते हैं। अब यह धारा 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि कितने समझौता अधिकारी होंगे, यह समुचित सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए कितने अधिकारी होंगे समझौता अधिकारी, या किसी उद्योग विशेष के लिए भी समझौता अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा अधिकारी जो होता है इसे समझौता बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 5 में दिया गया है एक्ट के। इसकी भी स्थापना समुचित सरकार के द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। और समझौता बोर्ड का कार्य भी आपसी समझौते द्वारा औद्योगिक विवादों को निपटाना होता है। बोर्ड, अब इसमें एक अंतर है कि बोर्ड में एक सभापति होता है जो कि स्वतंत्र होता है। कार्य समिति में क्या था, उसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता था। और कॉन्सिलिएशन बोर्ड में एक समझौता अधिकारी जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, जो कि न तो कर्मकारों से जुड़े होंगे, न उस उद्योग से जुड़े होंगे, न नियोजक से जुड़े होंगे, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होंगे उस डिस्प्यूट के लिए। वैसे व्यक्ति को एक समझौता अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि यदि दोनों पक्षों की मत बराबर हो तो उसमें वो निर्णायक मत जो है कास्टिंग वोट वो देते हैं और इस प्रकार उसमें जो है निर्णय लिया जाता है। तो दूसरा यंत्र जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यंत्र एक्ट के अंतर्गत है वो है न्यायाधिकरण तंत्र, अर्थात एडजुडिकेटिंग मशीनरी। इस यंत्र में भी 3 यंत्र है, अर्थात 3 लेवल पे न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला लेबर कोर्ट है, श्रम न्यायालय है। उसके ऊपर स्तर पर औद्योगिक अधिकरण इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है। और सबसे ऊपर में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की व्यवस्था की गई। तो एडजुडिकेशन मशीनरी के अंतर्गत न्यायाधिकरण यंत्र के अंतर्गत सबसे पहले लेबर कोर्ट आता है। तो श्रम न्यायालय का गठन भी समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किया जाता है। और वे उन औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करते हैं जो कि समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के अनुसूची 2 में जिन बातों से संबंधित विषयों को उन्हें निर्देशित किए गए हैं, उन मामलों में लेबर कोर्ट या श्रम न्यायालय न्याय निर्णय कर औद्योगिक विवादों को सुलझाता है। अब दूसरा जो है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या औद्योगिक अधिकरण। तो इसका भी गठन, औद्योगिक अधिकरण का गठन अधिनियम की धारा 7A के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। और उन औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय इस अधिकरण के द्वारा होता है जो कि समुचित सरकार सेक्शन 10 क्लॉज 1 में निर्देशित करता है। और ऐसे विवादों का संबंध अधिनियम के अनुसूची 2 और 3 दोनों में से संबंधित किसी बातों से हो सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण आते हैं। और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का भी गठन केंद्र सरकार द्वारा एक्ट की सेक्शन 7B के द्वारा किया जाता है।
लेकिन यह केवल उन्हीं औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णयन या एडजुडिकेशन कर सकता है जो किसी राष्ट्रीय महत्व के लोक उपयोगी विषयों से संबंधित हो और केंद्र सरकार द्वारा उसे सेक्शन 10(1) में डायरेक्टेड किया गया हो, निर्देशित किया गया हो। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत जो तीसरा मेशिनरी है, जिसे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या जांच न्यायालय कहते हैं, इसका गठन अधिनियम के धारा 6 के अनुसार और किया जाता है। यह औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों में एक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और 2 या अधिक सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकती है। इसमें सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए अर्थात औद्योगिक विवादों के निराकरण के लिए जो चौथा महत्वपूर्ण यंत्र है, उसे पंच निर्णय यंत्र या आर्बिट्रेशन मशीनरी कहते हैं। इसके बारे में प्रावधान अधिनियम की धारा 10(a) में किया गया है, जिसके अनुसार कोई एम्प्लॉयर या कोई एम्प्लॉय के पक्षकार द्वारा मामले को आर्बिट्रेशन के लिए अर्थात पंच निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन मामला लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाने से पहले ही आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा और वे स्वेच्छा से मामले को भेज सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें कोई लिखित करार हो, कोई एग्रीमेंट हो और वे एग्रीमेंट के द्वारा यदि विवाद उत्पन्न होता है तो वो आर्बिट्रेशन के द्वारा उसे सुलझाने के लिए भेज सकते हैं। तो पहले इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के संख्या बराबर होती थी, लेकिन 1982 में अमेंडमेंट करने के बाद एक्ट में एक नया सेक्शन 10(1)(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो एक एम्पायर को, एक मध्यस्थ को, वो दोनों मिलकर चुनते हैं जो कि मामले का निर्णय करता है। और लास्ट मशीनरी जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए दिया गया है, ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी अर्थात कष्ट निवारण प्राधिकारी। तो यह 5वां यंत्र है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत, जो औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए अधिनियम में इसका वर्णन किया गया है। अब इसका प्रावधान 1982 के में संशोधन करके एक्ट में एक नया सेक्शन 9(c) जोड़ा गया, जिसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। तो इसमें प्रत्येक ऐसे संस्थान में जिनमें एम्प्लॉय की संख्या 50 से अधिक है या पिछले 12 महीनों के अंतर्गत रही हो, तो वहाँ पे अधिनियम के अंतर्गत एक कष्ट निवारण अधिकारी को रखना अनिवार्य होता है। तो जब किसी एम्प्लॉय पे कोई पर्सनल डिस्प्यूट होता है, कोई व्यक्तिगत विवाद होता है, तो उसे पहले कष्ट निवारण अधिकारी के पास सौंपा जाता है और जब निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर लेबर कोर्ट या अन्य कोर्ट में उसको भेजा जा सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में हमें औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक स्तर पर उचित व्यवस्था की गई है, जिसमें पंच निर्णय, एडजुडिकेशन मशीनरी और ये ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा औद्योगिक विवादों को कम करने का और उन्हें सही तरीके से सुलझाने की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।